हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है कैंसर। तो कह रहा है कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है। तो ये भी एक एड्स के अलावा कैंसर है जो काफ़ी ख़तरनाक है ह्यूमंस के लिए, और ये ओवरऑल डेथ का रीज़न बनती है ओवरऑल द ग्लोब। फिर कह रहा है मोर देन ए मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई इट फ्रॉम इट एनुअली। कि इससे भी काफ़ी जो मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस हैं वो सफ़र हो रखे हैं इससे, और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल का क्या मतलब है कि अपनी नॉर्मल सेल रहती है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल सेल कैसी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ओनकोजेनिक सेल। ओनकोजेनिक सेल क्या, जो कंटिन्यूस डिवाइड करती रहे। तो वो अगर अपनी नॉर्मल सेल की तो प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सेल डिवीज़न चलता रहता है, लेकिन वो सेल डिवीज़न रेगुलेटेड रहता है। एक लेवल तक ही सेल डिवाइड करती है, उसके बाद वो सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है एक लेवल के बाद। लेकिन इसमें अपनी नॉर्मल सेल का कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो कंटिन्यू क्या करती रहेगी, डिवाइड 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 करती रहेगी। तो ऐसे वो कंटिन्यूस डिवाइड करती रहेगी, तो उससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो उसको बोलते हैं ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, वो होने लग जाएगा। फिर कह रहा है कि उनका ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होएगा सेल का, तो उसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, ये आज के टाइम के सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया हैं रिसर्च के, बायो के अंदर और मेडिसिन के अंदर ओवरऑल। तो इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है कैंसर बायोलॉजी पे, कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ओवरऑल कैंसर के फैलने को अपनी बॉडी में रोक सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अलग अलग डेवलपमेंट्स चलती रहती हैं, अलग अलग रिसर्च चल रही हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। अब यहाँ से है जो आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है आपके बोर्ड के हिसाब से, कि अपनी बॉडी में क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। कि अपनी बॉडी में क्या होता रहता है, सेल ग्रो करती रहेगी और उसके बाद वो सेल क्या कर जाएगी, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब वो अपना फंक्शन ले लेगी, वो मैच्योर हो जाएगी। सेल ग्रोथ मतलब वो सेल डिवीजन कर रही है, डिवीजन कर रही है। फिर जितनी सेल बनेंगी वो सारी सेल अपना फंक्शन अटेन कर लेंगी, यानी कि वो क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई। अब वो डिवाइड नहीं कर रही हैं, डिफरेंशिएट हो गई हैं, अपना फंक्शनल ले लिया उन्होंने। तो कह रहा है इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैकेनिज्म। कि ये सारा कैसा रहता है, हाईली रेगुलेटेड, कि कितना नंबर ऑफ सेल बनाना है डिवाइड करके, उसके बाद वो सारी सेल क्या हो जाएंगी, फंक्शन अटेन कर लेंगी। ये सारा रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सेल अपनी मर्ज़ी से डिवाइड कर रही है जितना नंबर वो चाहती है। उसमें एक फ़िक्स अमाउंट तक ही सेल का डिवीज़न होगा, उसके बाद वो सेल फंक्शनली एक्टिव हो जाएगी। तो ये अपनी नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है कि वो ग्रो करती है, उसके बाद वो डिफरेंशिएट होके काम करने लग जाती है, डिवाइड करना छोड़ देती है। लेकिन इसके अपोजिट कैंसर सेल में क्या हो जाता है, इन कैंसर सेल देर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कि अपनी कैंसर सेल में ये वाला रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कि अपनी सेल क्या तो करती रहेगी, कंटिन्यूस सेल ग्रोथ तो करती रहेगी, सेल ग्रोथ तो होती रहेगी, सेल ग्रोथ तो चलती रहेगी, लेकिन वो सेल क्या नहीं कर पाएगी, फिर डिफरेंशिएट नहीं होंगी, वो अपना नंबर बढ़ाती चलेंगी कैंसर सेल के केस में। तो इन कैंसर सेल देर इज़ ए ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और अपनी जो नॉर्मल सेल है उसमें क्या देखने को मिलती है, उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है। नॉर्मल सेल शोज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल की। क्या होता है उससे, बाई विर्चू मतलब बाई ड्यू टू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कि जैसे अपनी सेल डिवाइड कर रही हैं, लेकिन वो डिवाइड करने के बाद उनका जितना नंबर क्रिएट हो गया, नंबर ऑफ सेल बन गई, वो ग्रुप ऑफ सेल जब साइड वाली सेल्स के कांटेक्ट में आएगा तो उनका और ज़्यादा डिवाइड करना रुक जाएगा। यानी कि जैसे वो दूसरी सेल्स के कांटेक्ट में आएंगी तो उनका डिवीजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो ये प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल की, कि वो डिवाइड कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो साइड वाली सेल्स के कॉन्टैक्ट में आएगी उसके बाद उसका ग्रो होना, डिवाइड करना रुक जाएगा। तो नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन बाई ड्यू टू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनिबिट देयर
अनकंट्रोल ग्रोथ, तो एक टाइम के बाद वो ग्रो करना रोक देती हैं और डिफरेंशिएट हो जाती हैं, इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। लेकिन कैंसर सेल में क्या दिखता है, कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा दिखता है कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगी कि साइड वाली सेल्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी उनका डिवीजन नहीं रुकेगा, वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती रहेंगी। तो ये प्रॉपर्टी अगर उनमें अब्सेंट होगी तो क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, कंटिन्यू डिवाइड करती रहेंगी, अपना नंबर बढ़ाती रहेंगी, गिविंग राइज टू ए मासिस ऑफ सेल, एक पूरा सेल का मास बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर, ट्यूमर फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो ट्यूमर फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी थी कॉन्टैक्ट इनिबिशन, वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई कैंसरस सेल में, तो वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहेंगी, डिवाइड करती रहेंगी तो एक बड़ा मास ऑफ सेल बना देंगी, ग्रुप ऑफ सेल बना देंगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या बन गया, ट्यूमर फॉर्मेशन होने लग गई। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये पूछेंगे कॉन्टैक्ट इनिबिशन के लॉस होने से क्या होगा, तो इससे क्या होगा, कैंसरस सेल में वो जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, और क्या किसको गिविंग राइज करेंगी, मासेज ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूमर बोल रहे हैं। तो ये ट्यूमर फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो ट्यूमर बनता है वो भी दो तरह का रहता है। तो ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप, बेनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर क्या रहेगा इसमें, बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस, कि जहाँ वो ट्यूमर बना है, मान लो किसी के ब्रेन पार्ट में बना है, किसी के जीआई ट्रैक में बना है, किसी के ब्लैडर में बना है, किसी के ओरल केविटी में है, तो जो जहाँ ट्यूमर बन रहा है वो उसी पार्ट में रहेगा, दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर फैलेगा नहीं, वहीं प्रेजेंट रहेगा जहाँ ओरिजिनली वो ओरिजिनेट हुआ था। तो बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोज लिटल डैमेज, और वो क्या करेगा, लिटिल डैमेज कोज करेगा, क्योंकि वो दूसरे पार्ट्स में जा नहीं रहा। तो क्या करते हैं, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके उस ट्यूमर के पार्ट को कट करके निकाल देते हैं डॉक्टर्स, तो ये कम हार्म करेगा नॉर्मल। तो इनिशियली जो ट्यूमर होता है वो बेनाइन ट्यूमर ही रहता है, और वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे जहाँ से अराइज हुआ था, मान लो किसी के ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन में अराइज हुआ था, तो ओरिजिनली वो वहीं प्रेजेंट मिलेगा, और डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सो कोज लिटिल डैमेज कोज करेगा। लेकिन अगर ये बेनाइन ट्यूमर इनिशियल स्टेज में पता ना चले, तो विद टाइम ये बेनाइन ट्यूमर ही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ये ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो फिर दूसरा बता रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड आर ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ऐसी सेल जो प्रोलिफरेट ही करती जा रही हैं, जिनका नंबर इंक्रीज ही होता जा रहा है, सेल डिवीजन ही करती जा रही हैं, और उनको क्या बोलेंगे, कौन सी सेल्स, कोल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कंटिन्यूस डिवाइड करता रहता है, एक जगह रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूस डिवाइड करता रहेगा। तो क्या करेगा, दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग, इन्वेड मतलब साइड वाले टिश्यू को इन्वेड करना, उनके साथ उनको रिमूव करके और ज़्यादा ग्रोथ शो करना, इन्वेड करेगा साइड वाले टिश्यूज़ को, एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, उनको डैमेज करेगा, और खुद रैपिडली क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अब भाई खुद रैपिडली वो सेल्स ग्रो करेंगी, नियोप्लास्टिक सेल, कैंसरस सेल, ट्यूमर सेल, तो उनको क्या चाहिएगा, न्यूट्रिशन भी चाहिएगा, तो ये सारा न्यूट्रिशन खुद लेने लग जाएंगी, और जो साइड वाले नॉर्मल टिश्यू हैं उनके पास न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उनकी वैसे डेथ होने लग जाएगी। तो एज दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार द नॉर्मल सेल बाई कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रेंट्स। तो भाई ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है कैंसरस सेल, तो ये सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगी जो भी आ रहा होगा, और नॉर्मल सेल्स हैं अपनी वो स्टार, मतलब उनके पास फूड की कमी हो जाएगी, एनर्जी बनाने की कमी हो जाएगी, फूड बना ही नहीं पाएंगी वो, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रेंट तो कौन ले रहा है, ये ट्यूमर सेल ले रही हैं, क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं, फास्ट डिवाइड कर रही हैं, तो उनके पास सारा न्यूट्रेंट चला जाता है। फिर क्या कह रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की खतरनाक एक प्रॉपर्टी क्या है कि सेल स्लफ फ्रॉम सच ट्यूमर, ऐसे ट्यूमर से, मैलिग्नेंट ट्यूमर से कोई ग्रुप ऑफ सेल अलग हो गया, और वो क्या हुआ, रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड, और बॉडी में किसी दूसरे साइट पे चला गया ब्लड के थ्रू, एंड वेयर एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी, और जहाँ पे जाके वो बॉडी में लॉज हो गया, लग गया कहीं बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर,
वहाँ पे वो नया ट्यूमर स्टार्ट कर देंगे। कि ब्लड से कोई आपका ब्रेन ट्यूमर वाला पार्ट हो किसी दूसरे पार्ट में चला गया, तो वहाँ पे जाने के बाद वो नया ट्यूमर क्रिएट कर देंगे। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेटिस इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है जिसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस, जिसमें उस मैलिग्नेंट ट्यूमर की कुछ ग्रुप ऑफ सेल वहाँ से अलग होके किसी ब्लड के थ्रू किसी दूसरी साइट पे बॉडी में रीच कर जाएंगी, और जहाँ पे वो लॉज हो गई, कहीं बॉडी में रुक गई, लग गई, जिनको टिश्यू के किसी और टिश्यू के कांटेक्ट में आ गई, वहाँ पे वो नया ट्यूमर क्रिएट कर देंगी। तो ये खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, जिसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस। तो ये आपके बोर्ड वाले कई बार रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ मेटास्टेटिस। तो मेटास्टेटिस क्या होता है कि सेल्स स्लफ फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको लिख देना मैलिग्नेंट ट्यूमर, रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड, कि ब्लड के थ्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर की कुछ सेल्स रीच करती हैं डिस्टेंट साइट पे, एंड वेयर एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी, और जहाँ पे बॉडी में वो लग गई, दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर, वहाँ पे वो नया ट्यूमर क्रिएट कर देंगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेटिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इन दोनों में ज़्यादा इजी कौन सा है क्योर करना, बेनाइन ट्यूमर, कि ये नॉर्मल सर्जरी से डॉक्टर उस ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे बेनाइन ट्यूमर को क्योर नहीं हुआ, पता नहीं चला, तो बाद में किस में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जो आपको समझ आना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या क्या है, कह रहा है अपनी नॉर्मल बॉडी में क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अपनी सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, फंक्शन अटेन कर लेती है अपना। तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड और रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है कि भाई सेल कितना डिवाइड करेगी, फिर वो फंक्शन अटेन कर लेगी। लेकिन कैंसर सेल में ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कि सेल बस डिवाइड ही करती रहती है, वो फंक्शनल तो होएगी नहीं। तो नॉर्मल सेल की अपनी क्या प्रॉपर्टी थी, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, कि जैसे ही वो साइड वाली सेल्स के कॉन्टैक्ट में आएगी, वो अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी छोड़ देगी, डिवाइड करना बंद कर देगी, और फंक्शनली एक्टिव हो जाएगी, फंक्शन ले लेगी। तो नॉर्मल सेल्स शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन, बाय ड्यूटी ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। तो नॉर्मल सेल थोड़ी अनकंट्रोल ग्रोथ शो करेगी, तो उनका कॉन्टैक्ट में आते ही क्या हो जाएगा, उनकी ग्रोथ का इनिबिशन। लेकिन कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस्ट। तो कह रहा है कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल बस जस्ट करती रहती हैं, कंटिन्यू टू डिवाइड और गिविंग राइज टू ए मास ऑफ सेल, जिसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर। तो ये पूछ सकते हैं ट्यूमर कैसे बनेगा, कि कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिविंग राइज टू ए मास ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर। अब ये ट्यूमर दो तरह का हो सकता है, बेनाइन ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर वो रहेगा जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ही लोकेटेड रहेगा, कॉन्फाइंड रहेगा, वहीं रहेगा, दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलेगा। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, जो कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है, एक्टिव सेल्स होती हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करेंगी, जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगी, और अगर उसका कुछ पार्ट कट होके दूसरे पार्ट में चला गया ब्लड के थ्रू डिस्टेंट साइट पे, तो वहाँ जाके वो नया ट्यूमर क्रिएट कर देंगे। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और मेलिग्नेंट ट्यूमर की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेटास्टेटिस। तो यही बता रखा है, बेनाइन ट्यूमर क्या है, नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, की जहाँ राइज हुआ है वो वहीं रहेगा वो ट्यूमर, एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कोज लिटिल डैमेज। तो ये लिटिल डैमेज करेगा, दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलेगा, रिमूव कर सकते हैं इसको। फिर दूसरा रहता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर एंड क्या है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो प्रोलिफरेट करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, कोल्ड नियोप्लास्टिक सेल्स या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं उनको। तो ये नियोप्लास्टिक सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करेंगी। तो इन सेल्स की क्या खास प्रॉपर्टी है पूछ ले तो, दीज सेल क्या करेंगी, ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेड करेंगी, साइड वाले टिश्यू को इन्वेड करेंगी, उसके ऊपर से ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ये वो प्रॉपर्टी है, वो क्या शो करती हैं, रैपिडली ग्रो करेंगी और सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को इन्वेड करेंगी, डैमेज करेंगी। उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एज दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, तो क्या करेंगे, दे आल्सो स्टार द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, की उनको इन्वेड करके डैमेज तो कर ही रही हैं, दूसरा ये एक्टिवली ग्रो कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, तो सारा न्यूट्रिएंट भी खुद ले रही होंगी।
तो नॉर्मल सेल के पास स्टार हो जाएंगे, उनके पास खाना ही नहीं बचेगा, वाइटल न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचेंगे, तो उनकी वैसे डेथ होने लग जाएगी नॉर्मल सेल्स की। हम नॉर्मल सेल की डेथ होने लग जाएगी तो और ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगी। फिर कह रहा है सेल, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर कह रहा है इनकी एक प्रॉपर्टी है मेटास्टेटिस, जिसमें क्या होता है, सेल स्लफ ऑफ फ्रॉम सच ट्यूमर रीच कर जाएगा डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड के थ्रू इन ट्यूमर्स का कुछ पार्ट कट होके बॉडी में किसी दूसरे पार्ट में चला जाएगा डिस्टेंट साइट पे। एंड वेयर एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी, और जहाँ भी बॉडी में वो लग गए, दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर, वहाँ पे वो एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देंगे। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की ये प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेटिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये सबसे उसकी खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपको पूरा याद करना है अच्छे से और इसको नोट डाउन करना है, लिखना है जूलॉजी वाली नोटबुक में। उसके बाद इसमें से भी 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं इस पैराग्राफ में से भी। ये क्या कह रहा है, कोज ऑफ कैंसर, कि ठीक है भाई कैंसर के अंदर ये होएगा, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, एक्टिवली सेल डिवाइड करने लग जाएंगी, जिससे वो ट्यूमर बनाएंगी, या तो बेनाइन ट्यूमर बनाएंगी, और बाद में अगर वो अनडिटेक्टेड रहेगा तो वो मैलिग्नेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। मैलिग्नेंट की खतरनाक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेटिस। लेकिन अब है कि कोज, रीज़न क्या हो सकते हैं, किन वजह से कैंसर अराइज हो सकता है, कोज क्या है कैंसर होने के। तो इसमें भाई 3 रीजंस बता रखे हैं, कोजेटिव रीजंस जिसकी वजह से कैंसर अराइज हो सकता है। तो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक सेल जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूज बाई, कौन इंड्यूज कर सकता है, कौन कोज हो सकता है, फिजिकल कोई रीज़न हो सकता है, केमिकल हो सकता है कोई, या बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल मतलब कोई लिविंग एजेंट भी हो सकता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये 3 कोज हैं मेन, फिजिकल रीजन्स हैं, फिजिकल केमिकल हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर को अराइज कर सकते हैं। तो इन एजेंट्स को क्या बोलेंगे, दीज एजेंट्स और कोल्ड कार्सिनोजेंस, क्योंकि कैंसर अराइज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस। ठीक है भाई, अब कौन, ये अब तीनों पढ़ने हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस कौन कौन से हैं। तो पहला बता रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अभी इंपॉर्टेंट है, सारे याद करना अच्छे से। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, ये दोनों तो कैसी रेडिएशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरे, गामा रे। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं लाइक अल्ट्रावायलेट, यूवी। ये सारी रेज क्या करती हैं, ये रेडिएशंस क्या करती हैं, कोज डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज करेंगे अपनी सेल का। तो अपनी सेल का डीएनए डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपनी सेल का डीएनए डैमेज हो गया, तो डीएनए डैमेज हो गया तो अब वो प्रोटीन नहीं बनेंगी जो प्रोटीन अपनी सेल साइकिल को क्या कर रही थी, रेगुलेट। तो वही डीएनए डैमेज हो गया तो प्रोटीन नहीं बन रही, प्रोटीन नहीं बन रही कौन सी, जो अपनी सेल की नॉर्मल एक्टिविटी को देख रही थी, डिवीजन को रेगुलेट कर रही थी, वो नहीं बनेंगी तो सेल को पता ही नहीं चलेगा कब डिवीजन रोकना है। तो अपनी सेल कंटिन्यू क्या करती रहेंगी, डिवाइड 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 करती रहेंगी। तो उससे कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी नॉर्मल सेल की। तो ये कैसे हैं, ये अपने डीएनए को, सेल के डीएनए को डैमेज कर देंगे। तो अगर अपनी स्किन पे एक्सरे स्ट्राइक कर जाए, गामा रे स्ट्राइक कर जाए, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रे स्ट्राइक कर जाए, तो अपनी सेल का डीएनए क्या हो जाएगा, स्किन की सेल का डीएनए डैमेज हो जाएगा। डीएनए डैमेज हो गया तो वो प्रोटीन नहीं बनेंगी जो सेल के साइकिल को रेगुलेट करती हैं, और वो ही नहीं बनेंगी तो अपनी सेल को पता ही नहीं चलेगा कब रुकना है, तो वो कंटिन्यू क्या करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी, और कैसा फॉर्मेशन कर देगी, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी वो। तो ये सारे कैसे एजेंट हैं, ये फिजिकल एजेंट हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक करते हैं अपनी स्किन पे, यूवी रे स्ट्राइक कर रही है, गामा रेज आ रही है, एक्सरे आ रही है, ये फिजिकल एजेंट्स हैं। तो आ जाए 3 फिजिकल एजेंट्स के नाम बताओ जो कैंसर कोजिंग है, कार्सिनोजेंस है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में तो एक्सरेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज। क्या करेंगे, डीएनए डैमेज करेंगे सेल का, उससे क्या हो जाएगा, सेल नियोप्लास्टिक, उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल साइकिल फिर क्या नहीं रहेगी, रेगुलेटेड नहीं रहेगी, क्योंकि उसको रेगुलेट करने वाली प्रोटीन्स का डीएनए डैमेज हो गया तो वो प्रोटीन बन ही नहीं रही हैं। और अगर वो प्रोटीन नहीं बनेंगी तो सेल को पता ही नहीं चलेगा कब तक डिवाइड करना है, कब डिफरेंशिएट होना है।
तो ये है फिजिकल एजेंट्स। तो इसमें ये भी साइड में निकाल के लिख लेना, आयोनाइजिंग रेडिएशन किनको बोल रहे हैं, एक्स रेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किसको बोल रहे हैं, यूवी रेज। ये पूछेंगे पक्का, अच्छे से याद होना चाहिए डिफरेंस। और ये फिजिकल एजेंट्स है, फिजिकल कार्सिनोजेंस है। दूसरा कह रहा है केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो कैंसर को कोज करते हो। तो कह रहा है द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो कार्सिनोजन ऐसे एजेंट है जो कैंसर कर सकते हैं, वो कैसे बोले जाएंगे, केमिकल्स हैं वो। तो केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कोज, कौन से कैंसर का, मेजर कोज ऑफ लंग कैंसर। तो हम ये तंबाकू स्मोकिंग है, जितनी भी स्मोकिंग से रिलेटेड हैं वो सब क्या करते हैं, लंग्स कैंसर करेंगे, या हो सकता है ओरल कैंसर कर दें वो। तो वो कैसे कार्सिनोजेंस हैं, वो कैसे कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं वो, जो भी टोबैको स्मोक के अंदर केमिकल मिलते हैं वो सारे, ठीक है। तो वो केमिकल कार्सिनोजन का एग्जांपल हो गया टोबैको स्मोक के केमिकल्स, जो लंग कैंसर या ओरल कैंसर कोज कर सकते हैं। तो ये केमिकल है। तीसरा अपने को पढ़ना है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन है, कुछ क्या होते हैं, पर्टिकुलर वायरस, ऐसे वायरस जो अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो अपनी नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैंसरस सेल में। तो कह रहा है क्या भी होते हैं, कैंसर कोजिंग वायरस, वो भी होते हैं, कैंसर कोजिंग वायरसेस भी होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गए। कैंसर कोजिंग वायरसेस कोल्ड ओनकोजेनिक वायरसेस। इनको ओनकोजेनिक क्यों, क्योंकि ये ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल करते हैं। ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैंसरस सेल में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। तो कैंसर कोजिंग वायरसेस कोल्ड ओनकोजेनिक वायरसेस, उनके पास क्या होते हैं, हैव जीन्स, स्पेशलाइज जीन होते हैं उनके पास। कौन से जीन्स, कोल्ड वायरल ओनकोजीन्स, कि भाई वायरस के अंदर जीन है और ऐसे जीन है जो ओनकोजेनिक कर देंगे, हमारी सेल को कैंसरस कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, वायरल ओनकोजीन्स। और हमारी बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल अपनी सेल में फर्दर मोर सेवरल जीन्स होते हैं कोल्ड सेलुलर ओनकोजीन्स, जो अपनी सेल में होते हैं ओनकोजीन्स, या उनको क्या बोलते हैं, प्रोटो ओनकोजीन, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। तो अपनी नॉर्मल सेल में भी सेलुलर ओनकोजीन्स या प्रोटो ओनकोजीन्स होते हैं, इनको CONC भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वो नॉर्मल सेल में मिलते हैं। फिर कह रहा है वो क्या होंगे, विच वैन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, ये अपनी नॉर्मल सेल में है। भाई वायरल का तो वायरल ओनकोजीन है, वो अपनी सेल में आ गया तो अपनी सेल को कैंसरस बना देगा, अब अपने जीन में आके लग गया तो। लेकिन नॉर्मल सेल के पास भी कुछ जीन होते हैं, सेलुलर ओनकोजीन या प्रोटो ओनकोजीन्स आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच वैन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन। ये नॉर्मली अपनी सेल में एक्टिवेट ये जीन नहीं होते, काम नहीं करते, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन में ये क्या हो जाएं, एक्टिवेट, तो क्या होगा, कुड लीड टू ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो वो अपनी नॉर्मल सेल को किस में चेंज कर देंगे, कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो नॉर्मली भी अपने पास ऐसे जीन हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी नॉर्मल सेल को कैसी सेल में कन्वर्ट कर दें, ओनकोजेनिक सेल में कन्वर्ट कर दे, कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर दें, लेकिन वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। बट सर्टेन कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कोई ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग के केस में हो सकता है उसके ऐसे जीन एक्टिवेट हो जाए जो उसमें लंग कैंसर कोज कर दे, कि उसकी बॉडी के खुद के नॉर्मल थे वही एक्टिवेट हो गए और उसकी वजह से उसमें कैंसर अराइज हो गया। तो एक तो तीसरा बायोलॉजिकल का एग्जांपल क्या याद रखना है, ओनकोजेनिक वायरसेस होते हैं जिनमें वायरल ओनको जीन्स होते हैं। वो जीन्स जो हमारे जीन्स में जब जुड़ गए तो अपनी बॉडी की सेल्स को क्या कर देंगे, ओनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे उस सेल का। और इसके अलावा हमारी नॉर्मल सेल में खुद भी जीन होते हैं कैंसर सेल में बनाने के लिए, लेकिन वो जनरली अपनी बॉडी में क्या रहते हैं, इनएक्टिवेट। और सर्टेन कंडीशन में अगर वो एक्टिवेट हो गए तो क्या कर देंगे, कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे अपनी बॉडी में, ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट करा देंगे वो। तो ये कोज ऑफ कैंसर भी अच्छे से पढ़ना है। 3 रीजन्स हैं, फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन में क्या, रेज है, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, लाइक आयनाइज में एक्सरे गामा रे और नॉन आयनाइज में यूवी रेज, और ये स्किन पे स्ट्राइक करती हैं तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, फिजिकल एजेंट्स। और ये क्या करेंगी, DNA डैमेज कर देंगी, सो दैट अपनी सेल साइकिल क्या नहीं रहेगी, रेगुलेटेड नहीं होएगी। और दूसरा नॉन आयनाइजिंग वाली में यूवी रेज हैं वो स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या आता है, केमिकल कार्सिनोजेंस में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं टोबैको स्मोक वगैरह में,
वो सारे भी अपने कैंसर कोज करते हैं, लाइक लंग कैंसर, ओरल कैंसर, वो कोज करेंगे। तीसरा, सर्टेन वायरसेस होते हैं जिनको ओन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं, वो भी अपनी नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा कह रहा है कि अपनी सेल में खुद भी कुछ जीन होते हैं, वो इनएक्टिवेट होते हैं, जिनको बोलते हैं सेलुलर ओन्कोजीन या प्रोटो ओन्कोजीन। नॉर्मली वो इनएक्टिवेट रहते हैं, बट अगर सर्टेन कंडीशन में वो एक्टिवेट हो गए तो भी अपनी नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो सकती है, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये कोज बता रखे हैं कि किन वजह से कैंसर अराइज हो सकता है। अब उसके बाद आता है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कि हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, पता कैसे लगाएंगे ट्यूमर बन गया है, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये अभी बस डिटेक्ट बता रहा है कि डिटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट अभी बाद में आएगा उसका। तो कह रहे डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें एक पॉइंट बता रहा है, जर्नल पॉइंट, कि भाई अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज इसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेज। ये डिटेक्शन क्यों ज़रूरी है कि अगर तुमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, वो थोड़ा सा ही ट्यूमर बनाए, तभी उसको अगर डिटेक्ट कर लिया तो उसके सरवाइव करने के, उस ट्यूमर को हम इजीली रिमूव कर देंगे, ये चांस बढ़ जाता है कि सर्जरी, माइनर सर्जरी से भी वो ट्यूमर निकल जाएगा। तो अर्ली डिटेक्शन इसलिए ज़रूरी है, लेकिन अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं हुआ तो हो सकता है वो ज़्यादा फैल जाए, बॉडी में और ज़्यादा फैल जाए। इसलिए अर्ली डिटेक्शन कैंसर की इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि इट अलो द डिजीज़ टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। अर्ली स्टेज पे वो डिजीज़ अच्छे से क्योर हो जाएगी मैनी केस के अंदर। ठीक है, अब डिटेक्शन करेंगे कैसे, तो कह रहा है कैंसर डिटेक्शन इज मेनली बेस्ड ऑन बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, इसके अंदर अपने, जैसे किसी के ब्रेन ट्यूमर है तो उसका कुछ पार्ट निकालेंगे, टिश्यू निकालेंगे, ब्रेन टिश्यू, और उसमें स्टेन डाल के, लेबोरेटरी के लेवल पे स्टेन डालते हैं, पर्टिकुलर स्टेन, वो ऐसी स्टेन डालते हैं जो पर्टिकुलर कलर शो करेंगी उस सेल का। अगर उसमें कैंसरस उसके अंदर प्रॉपर्टी मिली तो ऐसी चीज़ें मिली, ऐसे प्रोटीन्स मिले जो केमिकली, ऐसे प्रोटीन्स मिले जो कैंसरस सेल में मिलते हैं, तो पर्टिकुलर कलर दिखाने लग जाएगी वो सेल का, टिश्यू का ग्रुप, स्टेन करते हैं उसको डाई वगैरह से। तो ये बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब हिस्टोपैथोलॉजी मतलब किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। तो उस पर्टिकुलर टिश्यू की स्टडी करते हैं, ऑफ द टिश्यू, उससे डिटेक्ट करेंगे। या फिर किसकी स्टडी करेंगे, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट भी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड में देखते हैं ब्लड का RBC WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है, तो ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं। किस केस में, कौन से कैंसर में, फॉर इंक्रीजिंग सेल काउंट, ये देखते हैं सेल का नंबर तो नहीं बढ़ गया है WBC का ब्लड में। इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर वाले केस में तो ब्लड का या बोन मैरो टेस्ट करेंगे, और ब्लड के टेस्ट से क्या पता लगाएंगे, WBC का नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गया है, बोन मैरो का तो कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया है, ये चेक करेंगे ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को, लिख लेना ये ब्लड कैंसर को। लेकिन नॉर्मल किसी और पार्ट में है, जैसे ब्रेन में या किसी और रीजन में है किसी के, तो क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे, उस टिश्यू की स्टडी करेंगे, स्टेनिंग वगैरह करेंगे उसकी। अब कह रहा है बायोप्सी में करेंगे क्या, अब ये लिखना आना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं इस टेक्निक में डिटेक्ट करने के लिए। ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस, जो भी आपका सस्पेक्टेड टिश्यू है, जहाँ ट्यूमर ग्रोथ दिख रही है, पेन हो रहा है उसको बॉडी में, वहाँ से सस्पेक्टेड टिश्यू कट करेंगे, पतले पतले सेक्शन में, थिन सेक्शन बनाएंगे। एंड इज स्टेन्ड, और उन पे स्टेनिंग डालेंगे, पर्टिकुलर स्टेन डालेंगे पर्टिकुलर कलर की। एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, फिर उसको माइक्रोस्कोप में उस टिश्यू की स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी करना क्या बोला जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू बाई ए पैथोलॉजिस्ट। जो ये पैथोलॉजिस्ट हैं वो उस टिश्यू को, थिन सेक्शन को लेके आएगा, थिन सेक्शन में डिवाइड करेगा, फिर उस पर स्टेन डालेगा, फिर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेगा कि कौन सी स्टेन में वो कैसा कलर शो कर रहा है। तो वो सब अलग अलग, अगर ऐसी प्रोटीन्स उस सेल में होंगी जो कैंसर बनाने में रोल प्ले कर रही हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइप का कलर शो करेगा। तो ऐसे वो पता लगा लेते हैं, हाँ भाई ये सेल कैंसर सेल में जा रही है। तो आपको ये इतना लिखना आना चाहिए बायोप्सी में, यहाँ से लेके, कि उसमें क्या करते हैं, ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट करेंगे थिन सेक्शन में, फिर उस पर स्टेन डालेंगे, फिर उसको स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में, पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेगा, ये देखेगा कैसे टाइप्स की प्रोटीन उसमें बनने लग रही हैं,
वो कैसे पता लगाएगा, स्टेन डाल के, कि पर्टिकुलर कैसा स्टेन कौन सा कलर शो कर रही है। फिर इसके अलावा और क्या टेक्निक्स हैं, एक इसके अलावा दूसरा है टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी भी करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें कौन सी रेज यूज़ करेंगे, यूज ऑफ एक्स रेज करेंगे। तीसरा तुमने सुना भी होगा, क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। तो सीटी स्कैन में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसमें भी एक पिक्चर लेते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट की, टिश्यू की, तो सीटी स्कैन भी करते हैं। इसके अलावा एमआरआई करते हैं। एमआरआई क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये आजकल अच्छी ज़्यादा हाई टेक्निक्स आ गई हैं, अच्छी टेक्निक आ गई हैं। रेडियोग्राफी, अब याद करना है सब में अलग अलग। रेडियोग्राफी में क्या यूज़ करेंगे, एक्सरेज। सीटी स्कैन में आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज करते हैं, ठीक है। एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इनके अंदर भी रेज यूज करते हैं, लेकिन इनके अंदर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज यूज करेंगे। तो ये टेक्निक्स भी इसेंशियल हैं, किस लिए, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि ये रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब क्यों करते हैं, किन का कैंसर पता लगाने के लिए, इनर ऑर्गन्स का कैंसर पता लगाने के लिए। जैसे किसी के जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का इन्फेक्शन है, मतलब इंटेस्टाइनल कैंसर है, कोई और है, वो पता लगाने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियोग्राफी वगैरह यूज करते हैं। अब बता रखा भाई इन दोनों का, सीटी स्कैन में क्या करेंगे और एमआरआई में क्या करेंगे, एक एक लाइन है, ये दोनों भी अच्छे से याद करनी है। तो पहला बता रहा है सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या करेंगे, यूजिज एक्सरे। इंपॉर्टेंट है ये, सीटी स्कैन क्या यूज़ करती है, एक्सरे। एक्सरे होती है आयनाइजिंग। रेडियोग्राफी में भी ये यूज कर रहे थे, सीटी स्कैन में भी। सीटी स्कैन यूज एक्सरेज टू जनरेट ए 3 डाइमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट्स का 3 डाइमेंशनल व्यू बनाने के लिए, 3 डाइमेंशनल पिक्चर बनाने के लिए कौन यूज़ करेंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन यूज़ करेंगे, जिसमें कौन सी रेज होती हैं, एक्स रेज। तो ये जनरली क्यों यूज़ करते हैं, 3D इमेज बना देगा उस इंटरनल पार्ट की। तो भाई उससे तुम्हें 3D इमेज से क्या पता चल जाएगा कि वो ट्यूमर कौन सी साइड ग्रो कर रहा है। ये पता लगाना है, मान लो किसी का ब्रेन ट्यूमर है, तो ये देखना है वो ट्यूमर कौन सी साइड ग्रो कर रहा है, कैसे सर्जरी करके उसको रिमूव करें, कौन सी साइड से कट करना है। तो उसकी 3D इमेज पता होनी चाहिए कि वो ग्रो किस साइड कर रहा है। तो वो कैसी साइड ग्रो कर रहा है वो 3D इमेज से पता चलेगा। तो वो 3D इमेज बनाने में अपनी कौन हेल्प करता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन हेल्प करता है। उसमें कौन सी ये रेज यूज़ करेंगे, एक्स रेज यूज़ करेंगे। तो पूछेंगे सीटी स्कैन कैसे काम कर, क्यों यूज़ होता है, टू जनरेट ए 3 डाइमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके अलावा कह रहा है एमआरआई। एमआरआई क्या यूज करेगा, एमआरआई यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक स्पेशलाइज पूरी अपरेटस रहता है, मशीन रहती है एमआरआई, वो यूज करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज। इससे क्या करेगा ये यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज करके, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। कि जो आपका लिविंग टिश्यू है, मान लो ब्रेन की सेल है, उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, किस तरह की नई तरह की प्रोटीन फॉर्मेशन चल रही है, सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कैसी हो गई है। कि नॉर्मल सेल की एक्टिविटी तो नॉर्मल से होगी, लेकिन आपकी अगर कैंसरस सेल हो गई होगी तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक बिहेवियर इंक्रीज हो गया होगा, मेटाबॉलिकली वो ज़्यादा एक्टिव हो गई होगी, जल्दी जल्दी वो डिवाइड कर रही है। तो ये पैथोलॉजिकल चेन सेल में कि क्या बना रही है, किस तरह की प्रोटीन सब वो बना रही है उस टिश्यू में, और फिजियोलॉजिकल ओवरऑल उसकी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है लिविंग टिश्यू की, ये सारा पता लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, एमआरआई यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और कौन सी रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होंगी। तो तीसरा तरीका ये है। तो पहला क्या बताया, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। दूसरा ये बता नहीं रखा बट वैसे ये रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरे यूज करते हैं, और दूसरा मेन क्या है, सीटी स्कैन जिसमें 3D इमेज बनाते हैं किधर ट्यूमर बन रहा है, और तीसरा है एमआरआई जिसमें क्या पता लगाते हैं, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू, किसकी हेल्प से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से पता लगाएंगे इसके अंदर। तो ये तीनों अच्छे से पॉइंट याद करने हैं। बायोप्सी की 3 लाइन अलग निकाल के याद करनी है, सीटी स्कैन की 1 लाइन है, एमआरआई की 1 लाइन है। सीटी स्कैन में क्या यूज करेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे।
एमआरआई में क्या यूज करेंगे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पहले पढ़ी थी, कौन सी होती है, यूवी रेज, वो यूज करेंगे। साथ में एमआरआई में क्या भी यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और क्या पता लगाएंगे, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज पता लगाएंगे लिविंग सेल में, कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किधर बढ़ रही है, कौन किस तरह की उसमें अब प्रोटीन फॉर्मेशन आने लग रही है, होने लग रही है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जो आज के टाइम पे यूज हो रही हैं कैंसर डिटेक्शन के लिए। उसके बाद बोल रहा है इनके अलावा और भी क्या तरीका है डिटेक्ट करने का, पता लगाने का कैंसर सेल का। तो कह रहा है एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। कि भाई आप अगर किसी की सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई तो वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगी ना, जो कैंसर सेल की प्रोटीन होती हैं, तो वो क्या होंगी, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन होगा। वो प्रोटीन जो कैंसर सेल बना रही है वो क्या होगा, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। अब हम कुछ ऐसी एंटीबॉडीज लाए जो उन कैंसर स्पेसिफिक प्रोटीन हैं, एंटीजन हैं, उनसे वो बाइंड कर सकती हैं। तो अब हमने एक सेल का पार्ट निकाला बाहर, उसमें एक कैंसर सेल की प्रोटीन थी, एंटीजन था, हमने उसमें एंटीबॉडी और ऐड कर दी। अब हमने देखा अपनी एंटीबॉडी सारी हैं वो उस कैंसर सेल के एंटीजन से बाइंड कर गई। तो इससे क्या पता चला कि वो आपकी नॉर्मल सेल नहीं है, कैसी सेल है, कैंसरस सेल। लेकिन आपने नॉर्मल सेल में एंटीबॉडी ऐड कर दी, तो उसमें तो कैंसर सेल वाली प्रो एंटीजन है ही नहीं, तो वो आपकी एंटीबॉडी उससे बाइंड होगी नहीं। तो ऐसे भी हम पता लगाते हैं कि कैंसर है या नॉर्मल सेल है। तो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के साथ। तो एंटीजन के साथ तो एंटीबॉडी जुड़ जाएगी, लेकिन कौन से एंटीजन के साथ जुड़ेगी, कैंसर स्पेसिफिक। तो अब कैंसर वाला सेल का टिश्यू का पार्ट ही अगर आपने ऐड किया है तो ही वो आपकी एंटीबॉडी बाइंड करेंगी। नॉर्मल सेल में तो एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं करेंगी, क्योंकि नॉर्मल सेल में तो कैंसर वाले एंटीजन है ही नहीं। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए एंटीबॉडीज़ का भी यूज करते हैं। कौन सी एंटीबॉडीज़, जो किसके साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखती हैं, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करने की एबिलिटी रखती हैं। तो चौथा फोर्थ तरीका ये है एंटीबॉडी से कैंसर सेल की डिटेक्शन। उसके बाद कह रहा है टेक्निक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, जो अपनी मोल बायो है, मोलिकुलर बायोलॉजी स्टडी करते हैं, वो भी यूज होती हैं, कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। तो अपनी जो मोल बायो की टेक्निक्स हैं उनको भी हम यूज करते हैं, क्या डिटेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर जीन, कौन किसके अंदर, एक इंडिविजुअल में, कौन से जीन्स, विच विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। तो ये पर्टिकुलर जीन्स का भी पता लगा सकते हैं हम किसी इंडिविजुअल में, जिसकी जो उसने अपने पेरेंट्स से वो जीन क्या किया है, किसी इंडिविजुअल ने इनहेरिट किया है, और वो जीन हो सकता है उसमें आगे आने वाले टाइम में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी कि कैंसर से, कैंसर कैसा होता है, इनहेरिटेड भी है कि किसी के पेरेंट्स में है तो वो आगे हो सकता है अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए, या अगली में ना दिखे उससे अगली में दिखने लग जाए, कैंसर हो जाए। तो ये इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी है ना, कि कोई जीन एक जनरेशन से दूसरी में कैंसर वाला पास ऑन हो गया, तो वो अब दूसरी जनरेशन में वो कैंसर कोजिंग जीन एक्टिवेट होगा नहीं होगा, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आज के टाइम पे जो मोल बायो की टेक्निक्स आ रही हैं उसकी हेल्प से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हमने जीन्स का पता लगा लिया कि भाई ये जीन्स हैं जो इस इंडिविजुअल को आने वाले टाइम में कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इस इंडिविजुअल की सेल, तो उन जीन्स का अगर पहले ही पता लगा लिया तो उन जीन्स को क्या करा देते हैं, साइलेंट करा देते हैं। उन जीन्स की फंक्शनिंग क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, सो दैट उस इंडिविजुअल में वो कैंसर होने के चांस कम हो जाएं, ठीक है। तो कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच, कौन से जीन्स, विच प्री डिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर, जो एक इंडिविजुअल को कैंसर की तरफ ले जा सकते हैं, मे बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर हमने सर पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया इन जीन्स को तो क्या करेगा, मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो पहले ही हमने उन जीन्स का पता लगा लिया मोल बायो की टेक्निक से, फिर उन जीन्स को हमने साइलेंट करा दिया, उनकी फंक्शनिंग स्टॉप करा दी कि हो सकता है भाई वो आगे काम कर जाएं। तो अगर आगे वो एक्टिवेट हो गए वो जीन तो हमारी सेल कैंसरस हो जाएगी, लेकिन उन जीन्स को शुरू में ही
मोल बायो की टेक्निक्स लगा के साइलेंट करा दिया, उनकी फंक्शनिंग बंद करा दी। तो बंद करा दी तो आने वाले टाइम में वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट करेंगे नहीं, वो काम ही नहीं करेंगे। तो मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, वो भी हेल्प कर सकते हैं। और सच इंडिविजुअल्स मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर ससेप्टिबल। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनमें इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी रहती है कि उनके फैमिली में पेडिग्री में पीछे कभी कैंसर का केस रहा हो, तो उन इंडिविजुअल्स को बोला जाता है टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस, कि उनकी फैमिली में जिस तरह की किसी के मान लो लंग कैंसर हो रहा है, कि उनकी फैमिली में लंग कैंसर का चांस है, तो उनको क्या बोला जाएगा कि वो किससे बचें, टोबैको स्मोक से बचें, क्योंकि टोबैको स्मोक है, स्मोकिंग करना है, वो लीड कर सकता है लंग कैंसर को। और किसी की फैमिली में पीछे से ये इनहेरिटेड डिजीज आ रही हो लंग कैंसर वाली, तो उनको क्या बोला जाएगा कि आने वाले टाइम पे वो किससे बचें, स्मोकिंग ना करें। क्योंकि अगर स्मोकिंग करेंगे तो उनमें जो जीन है जो इनहेरिट होके आए हैं कैंसर वाले, वो जल्दी से क्या हो सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं। तो वो इस तरह के पर्टिकुलर कार्सिनोजन से दूर रहें जो उनके अंदर कैंसर को इंड्यूस कर सकता है। तो सच इंडिविजुअल्स मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन, कि भाई उनकी फैमिली में ये है कि लंग कैंसर हो सकता है, तो उनके लिए मेन कार्सिनोजन क्या हो गया, स्मोकिंग करना, तो उनको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर ससेप्टिबल, जिनके लिए वो ससेप्टिबल है, जिनमें उनके होने का चांस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। तो किसी की फैमिली में इनहेरिटेड एबिलिटी हो लंग कैंसर होने की, तो उनको तो स्मोकिंग से बिल्कुल बचना ही चाहिए, क्योंकि वो जीन उनमें इनहेरिट होके आए हैं और पता नहीं वो जीन एक्टिवेट भी हो जाएं, और अगर एक्टिवेट हो गए तो वो अगली जनरेशन में भी लंग कैंसर को लीड कर सकते हैं। तो उनको बोला जाता है आप पर्टिकुलर कार्सिनोजन से बचो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिससे हम बस डिटेक्ट कर रहे थे, डायग्नोस कर रहे थे कि भाई कैंसर है कि नहीं है। तो पहला तो क्या था, टिश्यू की स्टडी करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है। दूसरा सीटी स्कैन यूज़ करेंगे जिसमें 3D इमेज बनाएंगे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, पता लगाएंगे ट्यूमर किधर बढ़ रहा है। तीसरा MRI यूज़ करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करेंगे, जिसमें पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज जो लिविंग टिश्यू में आ रहे हैं वो पता लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा चौथा आया था एंटीबॉडी से भी डिटेक्ट करेंगे कि भाई पर्टिकुलर कैंसर वाली सेल में जो एंटीजन बनेंगे उनके खिलाफ बाइंड करने वाली एंटीबॉडी हम डाल देंगे। फिर देखा अगर वो एंटीबॉडीज़ कहीं बाइंड हो गई सॉल्यूशन में तो यानी कि कैंसर काउजिंग सेल हैं, अगर वो सॉल्यूशन में बाइंड नहीं हुई तो यानी कि आपका टिश्यू नॉर्मल सेल है। उसके अलावा मोल बायो की टेक्निक से भी जीन का पता लगा लेते हैं, कौन से जीन्स का जो कैंसर को कोज करा सकता है किसी इंडिविजुअल में। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में इनहेरिटेड एबिलिटियाँ है, उनके पिछली जनरेशन्स में कैंसर हो रखा था। तो ये है। उसके बाद अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि भाई ठीक है पता चल गया, अब उसको ट्रीट कैसे करेंगे, क्या क्या अप्रोच हैं, क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं कैंसर को ट्रीट करने के। तो क्या कह रहा है कि द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या ही है, सर्जरी, कि कोई ट्यूमर दिखा तो सर्जरी करके डॉक्टर उस ट्यूमर के पार्ट को, बड़े पार्ट को निकाल देंगे, सर्जरी। दूसरा क्या है, रेडिएशन थेरेपी भी। रेडिएशन थेरेपी क्या, कि सर्जरी से आपने एक बड़ा मास ऑफ ट्यूमर तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ सेल, ट्यूमर सेल रह जाएंगी उस टिश्यू में, तो उनको कैसे किल करेंगे, रेडिएशन डाल के। बस उन रेडिएशन को डालते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि नॉर्मल सेल पे वो रेडिएशन ना गिरे, और वो रेडिएशन बस कैंसरस सेल को क्या कर दे, किल कर दे। ऐसी रेडिएशन होती है जो कैंसरस सेल को किल कर देंगी। तो बड़ा पार्ट ट्यूमर का तो आपने सर्जरी करके रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ सेल्स रह गई, उनको कैसे ठीक करेंगे, किल करवा देंगे उनको, क्या डाल के, पर्टिकुलर रेडिएशंस डाल के। और उसमें ये ध्यान रखेंगे वो रेडिएशन नॉर्मल सेल पे नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो वो फिर कैंसरस हो जाएगी। तो रेडिएशन थेरेपी यूज करेंगे। तीसरा साथ में इम्यूनोथेरेपी, ये भी कोशिश करते हैं उस पर्सन की, उस पेशेंट की इम्यूनो पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए, बूस्टअप हो जाए। इम्यून सिस्टम अगर बूस्टअप हो गया तो उसके पास खुद थोड़ी पावर आ जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी कैंसर सेल से लड़ने के लिए, उसकी बॉडी में कैंसर सेल होने का चांस कम हो जाएगा। तो आजकल की जो रिसर्च हो रही है उनसे ये भी पता चल रहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, तो इम्यून सिस्टम का वीक होना भी उसकी बॉडी में नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर सकता है, कैंसरस सेल में। तो ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जिसमें क्या कोशिश की जाती है कि उस पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, बूस्टअप हो जाए और ज़्यादा अच्छा हो जाए, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं।
तो पहले सर्जरी करेंगे, उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी से जो बच गई सेल्स उनको किल करेंगे, बाद में ऐसी दवाई दे देंगे, ड्रग्स दे देंगे जिससे उसका इम्यून सिस्टम पर्सन का क्या हो जाए, बूस्टअप हो जाए और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ये भी कैंसर वाले केस में करेंगे ट्रीटमेंट में। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, सर्जरी, बड़ा पार्ट रिमूव करना, कुछ बच गई उनको रेडिएशन डाल के किल कर देना, और ओवरऑल आगे के लिए उसके इम्यून सिस्टम थोड़ा बूस्टअप हो जाए, इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाए, उसके लिए कैसी दवाई दे देंगे, इम्यूनोथेरेपी। उसमें ऐसी ड्रग्स देंगे जो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेंगी, और इस थेरेपी को क्या बोलेंगे, इम्यूनोथेरेपी, ये यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें लिख रखा है सर्जरी, तो ठीक है भाई, सर्जरी तो नॉर्मल है कि बड़ा पार्ट ट्यूमर का सर्जरी से रिमूव कर दिया। रेडियोथेरेपी क्या है, रेडिएशन थेरेपी। तो इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली, कि उन पे रेडिएशन डाल के उनको किल किया जाता है, इरेडिएटेड लिथली, कि उनको किल किया जाता है रेडिएशन डाल के ट्यूमर सेल को। क्या ध्यान रखेंगे, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। ये ध्यान रखेंगे जिनको कैंसर सेल को रेडिएशन डाल के किल कर रहे हैं, उनके पास में नॉर्मल टिश्यू है वो अफेक्ट ना हो जाएं, उन पे रेडिएशन ना गिरें, ये ध्यान रखा जाता है। तो खाली अगर मान लो सर्जरी से बड़ा पार्ट ट्यूमर का रिमूव कर दिया और कुछ सेल फिर भी रह गई, तो फिर से ट्यूमर का बना देंगी, तो उनको भी तो किल करना ज़रूरी है। तो वो कैसे करेंगे, रेडियोथेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी से, जिसमें रेडिएशन यूज करके लिथली मतलब किल किया जाएगा ट्यूमर सेल्स को। और साथ में क्या ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल के आसपास की जो नॉर्मल सेल है उनको कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये यूज करेंगे। उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, सेवरल, तो ये रेडियोथेरेपी है, सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, यानी कि जो नॉर्मल मेडिसिनल ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, आर यूज टू किल कैंसरस सेल। तो साथ साथ में बाद में ऐसी दवाई दी जाती हैं कि अगर फिर से कैंसरस होने की प्रॉपर्टी हो जाए तो भी वो कैंसरस सेल को किल कर पाएँ।